नेक्स्ट चैप्टर आपका है भोली। भोली का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, जो लड़की बहुत ज्यादा सीधी सादी हो, एकदम गाय की तरह, उसी का नाम क्या रखते हैं? भोली। दरअसल ये आपके पूरे क्लास 10th के सिलेबस का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। ना सिर्फ क्लास 10th के, यूं कहूं तो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर रहा है, जिससे मैंने भी कुछ चीजें अपनी जिंदगी में सीखी हैं, जिसको बेसिकली लिखा है के अब्बास ने। के अब्बास ने लिखा है। अब हम देखते हैं भोली कौन थी, भोली की क्या समस्या थी, भोली की शादी के समय क्या हुआ, भोली जब स्कूल में गई तो क्या हुआ, उसकी टीचर ने क्या भूमिका निभाई, उसकी माँ कैसी थी, उसकी बहन कैसी थी, उनके भाइयों के साथ क्या होता था, और भोली के साथ कैसा भेदभाव किया जाता था। आज के इस क्लास और आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो भोली बेटा किसका नाम है? नेम ऑफ ए गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम भोली है। भोली का बेटा जो रियल नाम था, यानी इसका जो पहले नाम हुआ करता था, वो था सुलेखा। SULEKHA। मतलब इसका नाम क्या, वैसे नाम लोगों ने क्या रख दिया था? भोली। अच्छा, लेकिन इसका पहले नाम क्या हुआ लोगों नाम पहले क्या होता था? सुलेखा। बाद में इसके कैरेक्टर की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया था? भोली। दरअसल जो भोली जन्म से बड़ी खूबसूरत थी, और उसी खूबसूरत को इंग्लिश में कहते हैं प्रीटी। प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरत। मतलब जब भोली का जन्म हुआ तो जन्म से बहुत खूबसूरत थी। बात करें इनके भाइयों बहनों की, तो भोली के जो पिता थे, ठीक है, उनके पास टोटल जो संतान थी वो थी टोटल 7। ठीक है, 7 लोग थे, जिसमें से इनके जो पिता थे उनका नाम था रामलाल। रामलाल थे। ये जो है एक नुमेदार थे, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर थे, गांव में टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। इनके टोटल 7 संतान थी, जिसमें से जो 4 थी वो डॉटर थी, और 3 जो है वो सन थे, बेटे थे। बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था कि जाओ बेटा तोरे पढ़ो, लेकिन इनके घर का रिवाज था कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। इसमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था राधा, राधा का विवाह हो चुका था, अपने घर थे। दूसरे का नाम था मंगला, मंगला की भी शादी फिक्स थी। तीसरी का नाम था चंपा, चंपा भी खूबसूरत थी, और इनफैक्ट उसकी भी शादी हो जाती, उसकी शादी में कोई खास समस्या नहीं आने वाली थी। और इनकी जो फोर्थ डॉटर थी, मतलब जो चौथी बेटी थी, उसका नाम क्या था? सुलेखा, जिसका ही नाम लोगों ने क्या रखा था? भोली। दरअसल हुआ क्या था, सबसे ज्यादा अगर चिंता रहती थी तो वो भोली की रहती थी कि इससे शादी कौन करेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसकी जिंदगी का क्या होगा। अब दरअसल अगर हम भोली की बात करें तो भोली की भी कुछ समस्या थी। भोली की समस्या ये थी, जब ये 10 महीने की थी, ठीक है, तो फेल फ्रॉम कॉट। कॉट समझते हैं ना? खटिया, चारपाई। मतलब जब 10 महीने की थी तो चारपाई पे से गिर गई थी, जिससे इसके दिमाग में चोट लग गया था। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में लगा है जब बचपन में गिरी है, तब इनके दिमाग में शुद्ध ना रहता, चाहे 20 बार बताओ तब वो इनके समझ में कुछ ना आया होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग भी चारपाई से बचपन में गिर चुके थी। अगला बेटा, जब ये 2 साल की थी तब इसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, चेचक। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हुआ। हाँ, स्मॉल पॉक्स हुआ, जिससे इसके शरीर पर उसका जो डार्क स्पॉट था वो रह गया, मतलब जो उसका दाग था रह गया, और वो परमानेंट हो गया। जब 10 महीने की थी तो चारपाई पे से गिरी, 2 साल पर जो है वो पॉक्स हुआ। इसके बाद ये कुछ बोल ही नहीं पाई, मतलब जब अटैक हुआ तब बोल ना पाई। बोलने के बाद बेटा जब ये 5 साल तक कुछ बोली नहीं, और 5 साल पर जब बोली तो बोलने के बाद स्टैमरिंग करने लगे। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, मतलब हकलाने लगी। अब जैसे ही हकलाने लगी उसका दिमाग थोड़ा सा धीरे हुआ,
लोगों ने उसका क्या नाम रख दिया? भोली रख दिया, भोली रखा उसका नाम। फिर क्या हुआ, ये दौर यूं ही चलता रहा। भोली सबसे घर में सबसे नकारा समझा जाता था, भोली को समझा जाता था। जो इसकी बड़ी डाइन है, मतलब बड़ी बहन है, जो कपड़े को छोड़ देती थी, वो कपड़े को कौन पहनता था? हम सबके घरों में भी ऐसा होता है। अगर आप छोटे हैं और आपसे कोई बड़ी भाई बहन है, तो क्या करेंगे, जब वो कपड़े कभी कभी जब उनसे रिजेक्ट होते हैं तो आपको दे दिया जाता है, ले तो पहन। कभी कभी सुनिए, कभी उनके नया आया, उनकी साइज का नहीं हुआ तब दे दिया गया, कभी कभी उनको छोटा पड़ रहा है तब दे दिया गया, और कभी कभी हम लोग में बेटा, हम 2 भाई हैं, कोई बंटवारा नहीं है, चाहे वो अभी बंटवारा नहीं है, वक्त आने दे तो बताऊंगा। अभी मतलब हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, ये पैंट भी लगभग वही पहनता करता है, ये नहीं पहनता, उसको पसंद नहीं, ठीक है। खैर, हाँ बेटा, वो तब तक मेरा भाई है जब तक मेरा भाई। ये दुनिया की हकीकत है, इससे कहां नजरअंदाज कर सकते हैं। खैर, अब ज्यादा कुछ नहीं कहने लायक, और ना कहीं देख लिया तो हाँ हो सकता है बेटा, कभी कभी देखता है। देखो बेटा, तो अब मुख्य रूप से इसकी समस्या क्या हुई? हकलाना, ऊपर से चेहरे पर निशान। मतलब इस तरह से बिटिया, जो हम कह सकते हैं कि जो भोली नाम की लड़की थी, उसका लुक अब कैसा हो गया था? बहुत ही अगली। अगली यानी कि बदसूरत, मतलब देखें बेचारी अब नीक ना लागत रहे, ठीक है। अब ये दौर चलता रहा, बहुत परेशानियां थी, किसी तरह से जिंदगी कटती रही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके पास में एक प्राइमरी स्कूल खुला, और उस प्राइमरी स्कूल के उद्घाटन में आए थे तहसीलदार। एक एक पॉइंट बेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यूज आपके बनते हैं इससे, कि इनॉग्रेशन के लिए कौन आया था? एसडीएम आए थे, डीएम आए थे, तहसीलदार आए थे या सीएम आए थे? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। भोली की कितनी बहनें थी? 4। सबसे छोटी बेटी? सबसे अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि छोटी बेटियों का घर में राज होता है कभी कभी, 100% नहीं कह सकते, ठीक है। और खैर, तो प्राइमरी स्कूल खुला बेटा, तो उनके ओपनिंग में कौन आया था? तहसीलदार आए थे। अच्छा, ये जो ये थे नुमेदार थे, मतलब इनके जो पिता थे, मतलब इनके फादर का क्या नाम था? फादर जो थे, इनका नाम था रामलाल। ये जो है टैक्स कलेक्शन नुमेदार थे, इनकी टोटल जो थे। अच्छा, ये जब रेवेन्यू ऑफिसर थे वहां पर, तो तहसीलदार साहब ने उनको सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? कि ऐसा है कि अपनी बेटी को तुम स्कूल भेजो, मतलब जो भोली है उसको कहां भेज दो? स्कूल। अब ये आए, मतलब जो रामलाल थे, उन्होंने अपनी वारंट ऑफ डेथ से यह मशवरा लिया। अब वारंट ऑफ डेथ किसे कहते हैं? हाँ बिटिया, करेक्ट आंसर, वारंट ऑफ डेथ। मतलब इन्होंने अपनी वाइफ से परमिशन लिया कि तहसीलदार साहब आए थे, कहते थे भोली को स्कूल भेज दो, उससे उसकी स्थिति को सुधर जाएगी। तो सीधा सीधा आपको क्या लगता है माँ ने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उस लड़की को स्कूल भेज दिया जाएगा तो उससे शादी कौन करेगा? हाँ, ये उस माँ की स्टेटमेंट थी। तो बाद में, अच्छा, तो तहसीलदार साहब ने जब इनसे कहा, तो इनके जो पिताजी थे रामलाल थे, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की बातों को मना कर देते। उन्होंने कहा आप बच्ची को स्कूल भेजिए, इससे लोगों में एक जागरूकता आएगी और सब अपनी बच्ची को भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा क्या पता अगर पढ़ लिख ले तो इसके शादी ब्याह के चांसेस बढ़ जाए, थोड़ी स्थिति इसकी सुधर जाए। तो पहले तो माँ ने कहा नहीं, लेकिन बाद में माँ मान गई। और इसको जब क्या हुआ था, जब माँ मान गई तो माँ सोचती थी इसको जैसी है वैसे ही स्कूल भेज दो ताकि उसकी टीचर वापस भेज दे। फिर बाद में इन्होंने सोचा कि क्या है कि आज इसको हम ठीक ठाक, फिर बाद में सोचे नहीं ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे गलत हो रहा है, तो ऐसा करो इसको आज अच्छे कपड़े पहना दो। भोली के शरीर पर आज एक अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाए गए, उसके बालों में कंघी किया गया और भोली को स्कूल के लिए तैयार किया। जब भोली तो जब भोली बेटा जब जा रही थी स्कूल के लिए, अच्छा इससे पहले स्कूल क्या होता है उस भोली ने कभी सुना ही नहीं था, मतलब स्कूल के बारे में उसको कुछ ना पता था।
अच्छा, एक बेटी जब अपने बाप के साथ रहती है तो सबसे ज्यादा महफूज फील करती है। महफूज समझते हो ना, सेफ। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर आप हो तो अपने पिता के साथ हो। मगर ये बदकिस्मत लड़की जब अपने पिता के साथ थी तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, उसको डर लग रहा था। दरअसल में उसको इस बात का था कि एक बार की बात है, उसके घर में एक गाय हुआ करती थी और वो जो गाय थी वो काफी दिनों तक उसके घर पर रही। उस गाय का जो लोगों ने नाम रखा था वो रखा था लक्ष्मी। तो दरअसल लक्ष्मी नाम की जो गाय थी उसको ले जाकर के लोगों ने मार्केट में बेच दिया। तो ये लड़की ये सोचती थी कि मैं हकला रही हूं, मैं बदसूरत हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ले जाकर मुझे कहीं काट दे, मार दे या बेशक बेच। ये एक लड़की की मानसिकता थी। उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा, ऐसे कहा चलो तुम्हें स्कूल ले चलते हैं। तो इसको लगा मुझे अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं तो लगता है मेरी जिंदगी कुछ अच्छी होने वाली है। अब भाई बाप की तो ना 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 करती रही, मगर उसका बाप ना समझा और भोली को ले जाकर कहां पहुंचा दिया, स्कूल पहुंचा दिया। जबरदस्ती स्कूल गई। स्कूल में इन्होंने हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया, मतलब जो वहां की प्रिंसिपल थी उनको इन्होंने बच्चे को सौंपा और घर चले आए। दरअसल ये लड़की जब गई तो जब क्लास में देखती रही, अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं और उसको लग रहा था मैं किसी ठीक जगह आई हूं। जो अब तक मेरे हालात थे कि जो कपड़े मेरी बहनें पहनकर छोड़ देती थी वो कपड़ा मैं पहनते थे, ना मेरे बाल बांधे जाते थे, ना मुझे नहलाया जाता था, ना मेरी कोई इज्जत थी, ना सीधे मुंह कोई बोलता था, ना मुझे समय पर खाना मिलता, ना ही मेरी कोई इज्जत थी। इस परेशानियों से, इस हालात से मारी हुई लड़की जब स्कूल पहुंचती है तो स्कूल पहुंचने के बाद देखती है कि उसके उम्र के कई सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं। थोड़ा सा खुश हुई कि इसमें से कोई ना कोई तो मेरा दोस्त बन जाएगा। वो गई और एक जगह बैठ गई। उसकी टीचर आए, उन्होंने कहा क्या नाम है बेटा? तो उसने जब बेटा अपना नाम बताना शुरू किया तो उसने कहा भो भो। इतने में जैसे आप हंस रहे हो ना बेटा, वैसे वहां के बच्चे हंसने लगे और रिएक्शन में वो लड़की रोने लगी। क्योंकि इस दौरे जिंदगी में किसी की हालात पर उसका मजाक उड़ाना बेहद आसान है, लेकिन कभी किसी का सहारा बनकर उसको बोल पाना और ये सिखाना थोड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो ना? दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, जरिया बनकर अगर किसी को बचाया जाए तो कोई बात बने। तो क्या बनेंगे, दरिया या जरिया? कि दरिया बनकर डुबाई दबा, मैं मरी तू भी मर। तो जैसे आप लोग हंसे वैसे वो भी हंसने लगी। और ये बेटा हर एक स्टूडेंट की फितरत होती है कि जब हमसे कोई कमजोर होता है तो उसकी हालात पर हम सिर्फ हंसते हैं। ये पांचों उंगलियां कदे बराबर नहीं है। आप सब बैठे हो, आप सबका जहन कभी बराबर नहीं। एक असल स्टूडेंट वो है जो सबसे कमजोर का सहारा दे दे, और एक असल टीचर भी वही है कि गूंगे को भी बुलवा ले। जो पढ़ने में तेज है उसको हर कोई पढ़ने और पढ़ाने की सलाहियत रखता है, मगर असल में कोई वो है जो किसी को आज से लेकर किसी को कुछ आता ही ना हो, हमेशा खामोश सा बैठा रहता हो। उस बच्चे को अगर किसी ने बुलवा लिया और वो अगर उनकी बातों का जवाब दे दिया, उसके इंटरेक्शन अगर बढ़ गए, उसने आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, देन डेफिनेटली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। जो कि कोशिश रहती है कि सबको एक साथ लेकर चला जाए। मेरा सवाल कभी उनसे नहीं होता कि जो चार लोग पढ़ने में ठीक है उन्हें पूछो बकिया चले जाओ। आप आए हैं, अगर आपके गार्जियन ने भरोसा जताया है तो मेरी जिम्मेदारी दो चार की है, सबकी है। मगर सवालों से भी बच्चों को डर लगता है। अब मैं पूछिए, कभी मारा आज तक क्वेश्चंस के लिए? नहीं। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मेरी गलती है, बता ही नहीं पाऊंगा तो बताओगे कैसे? क्यों बेटा ऐसे तो? लेकिन अच्छा, सबको साथ लेने से कम कुछ तो इंटरेक्शन बनता है ना, कुछ तो 100% नहीं समझ पाओगे, कुछ तो जानोगे। उसी तरह से उनकी जो सब जब हंस पड़े तो वो लड़की रोने लगी। और वो जब सारे बच्चों की छुट्टी हो गई, सब बच्चे चले गए, तब भी अपने हाथ पर ऐसे सर रखकर वो पूरे दिन रोती रही। ना किसी ने हाल पूछा, ना उसकी हालात पर किसी को तरस आया। हंसना जिंदगी में बहुत आसान काम है और हर किसी की अपनी आप में एक आदत है। लेकिन आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने आप से वादा करें, कभी किसी कमजोर पर हंसेंगे नहीं। हो सकेगा तो उसका सहारा बनेंगे, उसको बताएंगे, उसके आंसर्स में हेल्प करेंगे, लेकिन हंसकर उसको शर्मिंदा नहीं करेंगे। ऐसे कंडीशन में बेटा वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो चाहता भी है तो बोल नहीं पाता, गलत हुई तो हंस ली है। ऐसा नहीं कि अभी पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि बच्चे जानते नहीं, बस कभी कुछ लोग उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कुछ लोग को डर लगता है थोड़ा सा गलत हुआ तो हंस लेंगे, इसीलिए वो बच्ची मार खा लेती है लेकिन कभी जवाब नहीं देती। उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? बच्चे। और दूसरा टीचर भी जिम्मेदार है। अगर उसको क्या पढ़ते हो तुम लोग?
ठीक है, इतना नहीं पता है तुम्हें और तुरंत मारना। सबसे पहले उसके लेवल को समझो कि उसका लेवल क्या है, वो कहां से बताने पर वो समझ सकते हैं। एक सहारा बनो, हमेशा डंडे के मार पर मत रहो। डंडे के बल पर किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन होता है ना कि लातों के भूत बात से नहीं मानते, ठीक है। खैर, तो जब हंसने लगे, भोली रोने लगी, शाम तक रोई। शाम में उसकी टीचर उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा नाम बताओ अपना तुम। भोली, मतलब उसको इतने प्यार से बुलाई, आज तक कोई बुलाया नहीं, मतलब इतने प्यार से पेश आई, इतने अच्छे से उसकी माँ भी पेश नहीं आती थी, वहां प्यार से भोली, इतने प्यार से बोली तो उसको लगा हाँ किसी ने तो आवाज दी है, किसी ने पहली बार मुझे इतने प्यार से बुलाया। उसके पास गई, लेडी टीचर थी खैर, और ऐसा माना जाता है कि लेडी टीचर में मेल टीचर से ज्यादा कंपनसेशन या सिंपैथी होती है, मतलब दया की भावना। जैसे अगर लोअर क्लास में अगर हम लोगों को या मेल को पढ़ाना था, अगर एक बार में नहीं चुप हो रहा था, पटक दे मर जाओ, ध्यान से आयो ना, हाँ घरे रहो अपने, कह रहे हैं बैठ जाओ, खड़े हो रहे हैं, कह चुप रहो, बच्चा पीछे बच्चा टिफिन कर रहा है, अब भूख लाग है। तो ये इस कंडीशन को झेलना बहुत आसान नहीं है, और ये झेलने का बेड़ा किसने उठाया? लेडीज ने। वाकई में इनके आने से हर एक सेक्टर आसान हो गया। जब बीइंग एक टीचर बनी तो छोटे बच्चों को संभालने में आसानी हुई। बीइंग जब डॉक्टर बनी तो किसी भी लेडीज की किसी परेशानी को समझने के लायक बनी। बीइंग एक जब किसी भी ऑफिस में काम करने लगी तो इनकी समस्याओं का समाधान करने वाले बनी। जब ये एयर हॉस्टेस बनी तो वहां पर महिलाओं की असुविधा को इन्होंने दूर करने का काम किया। हर एक क्षेत्र में इनके आने से एक रौनक सी आई। वास्तव में अगर ये बेटियां भी पढ़कर कुछ कर लें तो अपने समाज, अपने परिवार और अपने आप पर भी एक रौनक बनेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी सपना देखने से कभी पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। खैर, तो लास्ट में इसकी टीचर आई, बात करने लगी तो कहा, बेटा बोलो, तुम्हारे पास अब हंसने के लिए कोई नहीं, मतलब तुम अगर गलत बोलती हो तो तुम पर अब कोई हंसेगा नहीं, तुम बोलो, प्लीज कोशिश करो, तुम बोल सकती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। उसने फिर से ट्राई किया, फिर कहा भो भो, उसके बाद कहा भोले। जैसे अपना नाम ले पाई उसको बहुत ही प्राउड फील हुआ कि मैं तो बोल सकती हूँ। उसने कहा बहुत अच्छे बेटा, तुम बोल सकते हो, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम रोज स्कूल आओगे। और उन्होंने उसको उपहार स्वरूप एक किताब दिया, एक बुक दी। कहा ये किताब जब तुम पढ़ के खत्म करोगे तो मैं तुम्हें दूसरी किताब दूंगी, तुम मुझसे वादा करो तो रोज आओगे। तो उसने कहा तो कहा नहीं ऐसा है, तुम बोलो। तो उसने कहा यस। दूसरी बार बोली तो फिर से मुस्कुराई, मतलब आंखों में आंसू हैं, लेकिन उस टीचर के होने के नाते, उसकी सिंपैथी, उसकी दया के नाते ये लड़की आंखों में आंसू लेकर मुस्कुरा रही है। ये कोई आसान चीज नहीं। गानों में अच्छा लगता है, ठीक है, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन असल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, भोली ने जब किताब पलटे तो उसमें पैरट मिले, उसमें एप्पल मिले, उसमें मंकीज मिले, साथ साथ में उसको एक गाय मिली जो किसकी तरह थी? लक्ष्मी की तरह। और दीवार पर भी गाय बनी थी जिसको क्या नजर आ रही थी? लक्ष्मी नजर आ रही थी। वो लड़की गई, रोज आने लगी, धीरे धीरे उसकी हालात में भी सुधार होने लगा और ये टीचर सहारा बनी और उसकी जिंदगी को बदलने में उसकी बहुत अहम भूमिका रही। और उससे बड़ी भूमिका तहसीलदार की रही जिन्होंने भेजा, और भला हो ऐसी माँ का जो रोक रही थी। खैर, इनको भी ईश्वर जन्नत दे। कुछ दिन तक ये दौर गुजरता रहा। ये दौर को गुजरने के बाद अब जब भोली धीरे धीरे बड़ी हो गई तो देखिए बेटा, सबसे ज्यादा जो बड़ी चिंता थी वो भोली के शादी की थी। ये सोचते थे ऐसी लड़की से शादी अब कौन करेगा, हमारा अब क्या होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और भोली के लिए भी एक रिश्ता आने लगा। मतलब भोली के लिए जब रिश्ता आया तो जो रामलाल थे, मतलब इस भोली के जो पिता थे, वो रामलाल अपनी वाइफ के पास आए और बताने लगे। कहा भोली के लिए एक रिश्ता आया है, तुम क्या कहती हो? तो रामलाल ने कहा देखो यार, जो आदमी है वो लगभग 45 से 50 साल का है, उसका नाम बिशंबर है, और वो जो है, हाँ, उसके पास एक ग्रोसरी की दुकान है, मतलब कह सकते हैं किराने की दुकान है। साथ साथ में जो उसकी फर्स्ट वाइफ है उसका डेथ हो चुका है। साथ साथ में जो उसके जो औलाद है, मतलब कह सकते हैं उसके जो सन या डॉटर्स हैं, वो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो क्या इतने बड़े से, मतलब इतना एज है, कहां भोली और कहां 45-50 साल का वो, उसकी बीवी भी मर चुकी है, साथ साथ में उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, क्या सही रहेगा? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही रहेगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आखिरकार भोली के लिए रिश्ता आ गया है, दोबारा रिश्ते ऐसे नहीं आते। और आखिरकार उसके पास पैसा है, वो समृद्धवान है, उसके पास एक बड़ी सी दुकान है,
और ये तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य हमारा कि इसके लिए रिश्ता आया है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। आप क्या कर दो इस रिश्ते के लिए, हाँ कर दो। उस लड़की पर क्या बीती होगी जो लड़की वहीं चारपाई पर खड़ी होकर के खिड़की से इन बातों को सुन रही थी, सारी बातों को सुन रही थी, मगर उसके जहन में उसकी इतनी औकात हिम्मत ना थी कि अपनी बेटी से बोल सकती कि पापा मम्मी क्या कर रहे हो तुम्हें। वो कुछ नहीं बोल सकते थे, शांत खड़ी चारपाई पर सुन रही थी। ये वक्त गुजरता गया, शादी का भी दिन आ गया, बड़े जोर शोर से इसकी बारात आई। पूरा जो मतलब, अच्छा ये आदमी लंगड़ा भी था। हाँ, इसके बाद क्या था कि बारात आई पूरी तरह से, मतलब बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची। तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी होगी, उनकी बहनों को। जलन हो रही थी, जलन हो रही थी बेटे। कैसे था, हाँ बेटा अब मैं बताता हूं इस पूरे चैप्टर का थीम क्या है, पहले खत्म करते हैं। तो बेटा देखो, जब बारात पहुंची तो इनकी बहनों को थोड़ी सी जलन हो रही थी कि मुझे नहीं लगता था इतनी जोर शोर से इसकी शादी होगी। ठीक है, खैर वो वक्त आ गया शादी का भी। बोली ने अपने मुंह तक नहीं खोले। शादी का जब समय आया तो जब आकर ये दोनों लोग बैठे साथ में, तो एक होता है बेटा, कहते हैं सेक्रेट फायर। सेक्रेट फायर मतलब ऐसे, मतलब इसे आग रहा था बिचवा में, एक चारों तरफ फेरा लिया था, क्या कहते हैं, अरे बेटा वो गेट टाव कहा था, अग्नि फेर। मतलब जब अग्नि फेरे का समय आया तो अग्नि फेरे के समय में दोनों, मतलब पंडित जी ने कहा मुहूर्त का समय हो गया है, भोली को बुलाया जाए। तो भोली आई वहां से, उसने लाल कलर का पोशाक पहना हुआ था, आई बैठी। तो जैसे आई बैठी तो पीछे से किसी ने उसका जो दुपट्टा, मतलब जो घूंघट था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल, मतलब उसका जो घूंघट था उसको किसी ने पीछे से खींच दिया। अच्छा, ये जमाना तब का था जब इन्होंने आमने सामने नहीं देखा था, तो पीछे से जब किसी ने खींच दिया तो दिसंबर जो था इसका होने वाला हस्बैंड, उसने इसके चेहरे को देख लिया, इसके चेहरे पर स्पॉट्स थे। तो उसने अपने दोस्त से कहा यार इसका चेहरा तो बड़ा खराब है, बड़ी खराब लग रही है। तो उसने कहा तुम ही कौन नीक हो, तुम्हारा भी तो एज है, तुम्हारे में भी तो कमियां हैं। तो उसने कहा नहीं यार बात तो सही है, लेकिन ये शादी नहीं करने लायक है। कहा नहीं यार देखो तुम्हारे में भी तो ऐब है। कहा देखो यार सदिया तुम कह ले, लेकिन बिना डोरी के ये शादी नहीं हो सकती। डोरी का मतलब होता है दहेज, बिना शादी ना हुई। तो इसने क्या किया, दिसंबर में था, कहा नहीं जब तक दहेज नहीं तब तक शादी नहीं, और दहेज में हमको कितना रुपया चाहिए, 5,000। अच्छा ये बात बेटा बहुत पुरानी है, जब ये वक्त था कि 100 पैसे में अगर खेत हो जाता तो फिर इतने में क्या ना हो जाता। अपने आप में बेटा ये अमाउंट बहुत पहले की थी, कहानी आज की नहीं, बहुत पुरानी है। तो कहा इनको दहेज में डोरी में कितना चाहिए, 5,000। रामलाल आए और इनकी चरणों में अपनी पगड़ी को उठाकर रख दिए। कहा भैया हाथ जोड़ते हैं, हमारी इज्जत की बात है, बारात वापस ना ले जाओ, 2,000 रुपए है तुम ले लो और शादी कर लो। फिर उसने कहा नहीं, अगर 5,000 दोगे तो शादी होगी, नहीं तो बेटी को घर बैठाओ, बारात को वापस ले जा। अच्छा ये जो रामलाल थे वो समृद्धवान किसान है। अपने कमरे में गए, इन्होंने पैसे का प्रबंध किया। पैसे को प्रबंध करने के बाद लाकर उन्होंने पैसे को रखा, और पैसे को रखने के बाद 5,000 रुपए रख दिए। कहा ठीक है शादी के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। ये जो बिशंबर नाम का लालची इंसान था, लालची को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, ये जो लालची इंसान था वो मुस्कुराया, कहा चलो काम हो गया, मिल गया पैसा। उसके बाद कहा ठीक है वरमाला लाइए हम पहना देते हैं। तब तक भोली खड़ी हो गई। उसने कहा मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसने शादी करने से सीधा सीधा मना कर दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब समाज में सारे लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे, यार ये तो गूंगी गाय थी, तो तेरी सही शादी थी, देखो कैसे इस बाप की इज्जत का लाज नहीं रखा, जैसे देखो शादी के दिन मना कर दिया। एक बूढ़ी थी, उसने कहा तुम तो गूंगी गाय थी। कहा हाँ मैं गूंगी गाय थी, तभी तो मैंने तुमने 50 साल के बंदे से मेरा रिश्ता करने की बात की, मैंने मना किया नहीं किया। मैं एक 50 साल के बंदे से शादी कर सकती हूं, लेकिन एक लालची इंसान को कभी मैं अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगी। आज इसने पैसे पर ये राजी हुआ और पैसे के लिए मान गया, कल को ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं एक 50 साल से 45 साल के बंदे से शादी कर सकती हूं, लेकिन पिताजी मैं एक लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। उनके पिताजी बेहोश हो गए, वहीं गिर गए। भाई इज्जत की बात थी, बारात आई, सारी चीजें हुई, कहा मैं नहीं करूंगी। सब के सब अपने हिसाब से तंज करने लगे। उसने कहा मां आपने बचपन में मुझे पढ़ाया है,
मेरी परवरिश की है, मुझे जिंदगी दी है और आपने बचपन में मुझे संवारा है। बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनकर मैं आपके साथ रहूंगी। माँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूं उसी में मैं पढ़ाऊंगी और पढ़ाने के बाद मैं आपके साथ रहूंगी। जो सक्षम लड़कियां थी, सीधी सादी जो थी, खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई और फोन पर सिर्फ हाल लेती थी। लेकिन सबसे ज्यादा नकारा जिसको समझा जाता था, उस लड़की का क्या नाम था? भोली। अंत में सहारा कौन बना? भोली। ना उसने, उसकी टीचर भी वहीं खड़ी थी। धन्य हो ऐसे टीचर का कि जिन्होंने उसको इस काबिल बना दिया। कहीं मैम बताइए मैं सही हूं ना? उसने कहा यस यू आर राइट, और उसने शादी करने से मना कर दिया। उनके साथ पूरी जिंदगी बनी रही। जो बेटियों पर इनको नाज था, उन बेटियों ने साथ छोड़ा। जिस बेटी को सबसे हकीर समझा जाता था, उसने साथ निभाया। पूरे चैप्टर का बेटा थीम यह है कि अगर पढ़ लिख कर कोई सक्षम होता है तो उसकी जिंदगियां कुछ ठीक गुजरती हैं। और हम क्या करते हैं, हम सबके घरों में भी किसी ना किसी को निकम्मा समझा जाता होता है ना, कि हर परिवार में किसी, कोई जरूरी नहीं है कि जिसको आप निकम्मा समझते हो निकम्मा ही निकले। हो सकता है वही आपका दामन संभाले। वो बेटा जिसको सबसे नकारा समझते थे, कल को वही सहारा बने। या वो बेटी जो हमेशा नजरों से गिरी रहती थी, वही बेटी आपके सर का ताज बन जाए। तो कभी भी किसी को हकीर नजर से, या कह सकते हैं गिरी हुई नजर से नहीं देखना चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ बाप को कभी भी ऐसे रिश्तों का चयन नहीं करना चाहिए। सकल सूरत से कभी भी मत घबराओ। तुम जैसे भी हो, ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। सीधी सीधी चीज है कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ो। अगर गलत हो तो गलत कहने की सलाहियत रखो। और एजुकेशन जैसी चीज अगर जिंदगी में तुमने हासिल की है तो तुम्हारी पूरी कायनात बदल सकती है। तुमको इस तरह की जिंदगियां नहीं गुजारनी पड़ेंगी। तो पूरे चैप्टर का बेटा थीम यह है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर आप शिक्षित हैं तो आप इस तरह के कदम आपको नहीं उठाने पड़ेंगे। मान लो हम नहीं करेंगे सारे, लेकिन यह अगर इस लायक बने हैं तो कहीं भी छोटी नौकरी कर कर अपने जीवन को गुजर बसर कर लेंगे। अगर किसी लायक कोई नहीं रहता है तो उसको किसी के साथ भी अपने जीवन का गुजर बसर करना पड़ता है। दैट्स ऑल।